हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये क्लास पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऐसे तो इस क्लास को हमने कल लाइव किया था, लेकिन टेक्निकल एरर आने के कारण ये क्लास हमारे यूट्यूब चैनल से ही क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। इसलिए इस क्लास को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, ये क्लास पेपर 1 के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि यहां से पेपर 1 में अगर हम सीडीपी की बात करें, सीडीपी में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड के रूप में आपने जिस भी लैंग्वेज को लिया होगा, दोनों ही लैंग्वेज में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और ईवीएस में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें पेपर 2 में भी यहां से सीडीपी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के रूप में आपने जो भी लैंग्वेज ली होगी वहां पर भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ में एसएसटी से तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि 2011 से लेकर 2025 तक यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 में जिस भी प्रकार से भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों से प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने इससे पहले हमारी जो डेमो क्लास थी उस क्लास को देखा होगा तो आप आज की इस क्लास में एक भी प्रश्न गलत नहीं करने वाले हैं। इसको हमने डेमो क्लास वाली जो हमने क्लास की है उसमें बहुत डिटेल से थ्योरी के रूप में समझाया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान की जो मूल संविधान है या जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय जो अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि 8 अनुसूचियां थी या 10 अनुसूचियां थी या 12 अनुसूचियां थी या 14 अनुसूचियां थी। अगर हम बात करें कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो कितनी अनुसूचियां थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ यानी मूल संविधान। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। और जब इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, इसलिए जो 26 नवंबर वाला दिन है इसे संविधान दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पहली बार कब संविधान दिवस मनाया गया, तो पहली बार कब मनाया गया, 2015 में मनाया गया। ठीक है, 2015 के बाद से 26 नवंबर वाला जो दिन है इसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहां से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। अब अगर हम बात करें कि ये लागू कब हुआ, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारा संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस समय जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसी प्रश्न को अगले किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में या भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। जब बनकर तैयार हुआ तब तो 8 थी, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं या वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका फिर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है यानी 12। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये जो 4 अनुसूचियां बढ़ी, ये 4 अलग अलग संविधान संशोधनों के तहत बढ़ी।
उसे भी इस क्लास में हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर वर्तमान समय में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 12। अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, 8 अनुसूचियां, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 2 को समझने वाले हैं, आइए समझते हैं। और प्रश्न नंबर 2 भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, संविधान की प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि भाषाओं से संबंधित है, और अगला है कि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, और सी है कि पंचायती राज से संबंधित है, और डी है कि वेतन भत्तों से संबंधित है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बात करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए में भाषाएं और भाषाओं का जो वर्णन है वो कौन सी अनुसूची है में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी है कि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से, और इसका ही वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें वेतन भत्ते, तो वेतन भत्तों का जो वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 2 में किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 को समझने वाले हैं, और आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है। आइए समझते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कि भाषाएं, और बी है शपथ एवं प्रतिज्ञा। ठीक है, और सी है पंचायतें, और डी है नगर पालिकाएं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है भाषाएं और भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में है, और ऑप्शन नंबर बी है शपथ और प्रतिज्ञा, और इसका जो वर्णन है वो 3रे नंबर की अनुसूची में किया गया है, और हमें तीसरा ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, पंचायतों का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है, और नगर पालिकाओं का वर्णन 12वीं अनुसूची में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 4, आइए समझते हैं। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि चतुर्थ यानी चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, और बी है लोकसभा की सीटों से संबंधित है, और सी है चुनाव आयोग से संबंधित है, और डी है वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो जैसे चुनाव आयोग से संबंधित कोई सी भी अनुसूची नहीं है। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, उन 12 अनुसूचियों में से कोई सी भी अनुसूची किससे संबंधित नहीं है, चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, और वित्त आयोग से संबंधित भी कोई सी अनुसूची नहीं है, और इसी प्रकार से लोकसभा की सीटों से संबंधित भी कोई सी अनुसूची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में बताया गया कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है कि किस राज्य से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें होंगी। जैसे इसको हम अपने उत्तराखंड से समझ सकते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि लोकसभा के लिए उत्तराखंड से कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा के लिए कितनी हो जाएंगी, 5 सीटें हो जाएंगी, और उत्तराखंड से टोटल कितने सांसद होते हैं, तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार पेपर में यह भी प्रश्न पूछा गया कि उत्तराखंड से सांसदों के लिए कितनी सीटें हैं, तो 8 सीटें हैं, टोटल 8 सीटें हैं। ठीक है, 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये हमने समझा। फिर अगला प्रश्न यहां से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो किस राज्य से हैं, तो उत्तर प्रदेश से 31 सीटें किसके लिए, राज्यसभा के लिए है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और इसी प्रकार से अगर हम सबसे कम की बात करें, तो सबसे कम में जैसे सिक्किम हो गया, गोवा और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन सभी राज्यों से क्या है, 1-1 सीटें हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो जो पांडिचेरी है
उससे कितनी सीट है, उससे भी 1 सीट है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 5 को समझने वाले हैं और प्रश्न नंबर 5 भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है। बहुत बार ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया हमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, और बी है भाषाओं से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है या दल बदल से संबंधित है। तो इन 2 सूचियों को तो हमने समझा, ये 8वीं हो जाएगी और पंचायतों से संबंधित 11वीं हो जाएगी, और इसी प्रकार से दल बदल से जो संबंधित सूची है वो कौन सी हो जाएगी, वो 10वीं हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि 5वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपरों में पूछा भी गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी पेपरों में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है या राजस्थान से संबंधित है, और सी है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम से संबंधित है, और ऑप्शन नंबर जो डी है बिहार से संबंधित है। अगर हम बात करें कि इस प्रश्न के सही उत्तर की, कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि 6ठी जो अनुसूची है ये किन राज्यों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपने हमारी डेमो क्लास देखी होंगी तो इसको हमने बहुत डिटेल से मैप में भी समझा था इन चारों के चारों राज्यों को। ठीक है, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को भी जरूर जाकर देख सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 7, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय कितनी अनुसूचियां थी, 8 ही अनुसूचियां थी। ठीक है, और अब बताया जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में भी उस समय कितनी भाषाएं थी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये पेपरों में प्रश्न पूछा भी गया है। इसी प्रश्न को आपको 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो सीधा सीधा इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो पहले हम इसका आंसर देख लेंगे और उसके बाद हम जिस प्रकार से यहां से अगले तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, हमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 14 भाषाएं, और बी है 20 भाषाएं, और सी है 22 भाषाएं, डी है 24 भाषाएं। तो अगर हम बात करें कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ या जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस समय जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो इस प्रश्न का फिर सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो मूल संविधान में 14 और वर्तमान समय में कितनी, 22 भाषाएं। ये जो 8 भाषाएं जोड़ी गई इन्हें 3 अलग अलग संविधान संशोधनों के तहत जोड़ी गई। तो इस क्लास में हम वो भी जानने वाले हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा को जोड़ा गया, और यहां से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, यूटेट सीटेट के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और फिर एक प्रश्न यहां से इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि निम्न में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी को क्या नहीं रखा गया है, इन 12 भाषाओं में नहीं रखा गया है।
12 नहीं 22 भाषाओं में नहीं रखा गया है। जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी 22 भाषाएं आती है, उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, जिसको हम इतना महत्व देते हैं उसका वर्णन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है ही नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 8 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं 9वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि भूमि सुधार, कानूनों की रक्षा करना, और अगला है कि भाषाओं को जोड़ना, और सी है पंचायतों का गठन, और डी है नगर पालिकाओं का गठन। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो 9वीं अनुसूची है इसे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। हमने जब इस प्रश्न का पहला प्रश्न समझा था उसमें हमने समझा था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी, और 9वीं अनुसूची को किसमें जोड़ा गया, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो संविधान संशोधन कौन सा था, प्रथम संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये प्रथम संविधान संशोधन कब होता है, तो ये 1951 में होता है। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, तो भूमि सुधार, कानूनों की रक्षा करना। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें कि भाषाओं को जोड़ना, तो ये 8वीं अनुसूची हो जाएगा, और पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची हो जाएगा, नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 9 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो 10वीं अनुसूची है इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इस प्रश्न को भी 2-3 तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न बहुत बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हम यूटेट सीटेट की बात कर लें या उसके अलावा भी अगर हम बात करें जो यूकेएसएससी के द्वारा जो उत्तराखंड में परीक्षाएं कराई जाती है उनमें भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन या 63वां संविधान संशोधन। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब अगर हम बात करें कि ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये 1985 में हुआ। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से भी बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा गया कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। और अगर आपके पास 12th में पॉलिटिकल साइंस होगी तो उसमें आपने समझा हुआ एक चैप्टर है और उसमें बहुत डिटेल से बताया गया है कि आया राम गया राम के बारे में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 10 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है, या नगर पालिकाओं की जो शक्ति है उससे संबंधित है, और बी है कि पंचायतों से संबंधित है, और सी है भाषाओं से संबंधित है, और डी है कि राज्यों से संबंधित है। अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची, तो इससे पहले हमने समझा था कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, और इससे संबंधित कौन सी हो जाएगी, 11वीं और 8वीं, और इससे संबंधित कौन सी, 4थी अनुसूची। ठीक है, तो ये अनुसूचियां आपको क्या होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम ऐसे याद होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से हमने समझना है कि अगर आपको सपने में भी ये प्रश्न आए तो सपने में भी आप इस प्रश्न को क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इन 12 अनुसूचियों को समझना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 11 को समझने वाले हैं, और प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित है। ठीक है,
तो पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? पांचवी अनुसूची में हमने समझा था कि जो SC और ST है उनके प्रशासन से संबंधित कौन सी हो जाएगी? पांचवी अनुसूची हो जाएगी। और सातवीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? तो इसमें शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ठीक है। और इसी प्रकार से आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भाषाओं से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची में हमने अभी अभी समझा था ये किससे संबंधित है? ये दल बदल से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आठवीं अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी? भाषाओं से संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न को समझने से पहले साथियों, अगर आप यूटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और पहले अटेम्प्ट में यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 को अच्छे नंबरों के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के द्वारा न्यू बैच प्रारंभ किया गया है। और न्यू बैच प्रारंभ करने के लिए अगर हम बात करें कि उसे आप कैसे ले सकते हैं, तो इस फ़ोन नंबर को आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे और इस पर मैसेज कर सकते हैं और फिर उसके बारे में जो डिटेल में जानकारी है वो उस पर बता दी जाएगी, ठीक है। अगर आप नया बैच लेना चाहते हैं यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर बहुत डिटेल से तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। आइए समझते हैं अब प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से संबंधित कोई सी भी अनुसूची नहीं है। 12 अनुसूचियों में से कोई सी भी अनुसूची मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का विभाजन, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है नागरिकता। तो नागरिकता से भी संबंधित कोई सी भी अनुसूची नहीं है। 12 अनुसूचियों में से किसी भी अनुसूची में नागरिकता का वर्णन नहीं किया गया है। और डी है आपातकालीन प्रावधान। तो अगर हम बात करें आपातकालीन प्रावधान से संबंधित भी कोई सी अनुसूची नहीं है। तो एक ही अनुसूची बची, वो कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का विभाजन। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि यहां से आपको और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां हैं? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत भी कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि वो 3 अनुसूचियां कौन कौन सी है, यहां प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7वीं अनुसूची में जो शक्तियों का बंटवारा है या शक्तियों का जो विभाजन है वो किस रूप में किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है या विभाजन है, उसमें हम कह सकते हैं कि पहली अनुसूची किससे संबंधित है? संघ। पहली अनुसूची हो जाएगी संघ सूची, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे जो संघ सूची है, संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान समय में कितने? पहले 97 विषय थे और वर्तमान समय में कितने? 100 विषय हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि दूसरी अनुसूची कौन सी है, तो दूसरी हो जाएगी राज्य सूची, ठीक है। राज्य सूची, यहां से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और राज्य सूची में अगर हम बात करें कि जब मूल संविधान में जो राज्य सूची है इसमें कितने विषय थे, तो इसमें 66 विषय थे और वर्तमान समय में कितने हैं? 61 विषय हैं, ठीक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि तीसरे नंबर की अनुसूची कौन सी हो जाएगी, तो वो समवर्ती सूची हो जाएगी, ठीक है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में भी पहले कितने विषय थे? पहले 47 विषय थे और वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, ठीक है। यहां से भी आपको अलग अलग तरीके से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची है, संघ सूची में कितने विषयों का वर्णन किया गया है? तो 100 विषयों का वर्णन किया गया। यानी संघ सूची का मतलब क्या हो जाएगा? इसे केंद्र सूची भी कहते हैं, या हम सीधा सीधा इसे कह सकते हैं कि संघ सूची के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार 100 विषयों पर क्या कर सकती है? नियम कानून बना सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से राज्य सूची का मतलब हो जाएगा कि जो राज्य सरकारें हैं
वो कितने विषयों पर नियम कानून बना सकती है? तो वो 61 विषयों पर। वर्तमान में ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम दूसरे कलर से दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आप को इसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। और संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं, ठीक है। तो यहां से आपको अलग अलग प्रकार से क्या पूछे जा सकते हैं? प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से, थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है, ठीक है, या संघ सूची से संबंधित कौन सा विषय है? हमें दिया गया है कृषि और पुलिस, रक्षा और स्थानीय शासन। तो कृषि कौन से सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। कृषि किसे कौन से सूची का विषय हो जाएगा? तो ये राज्य सूची का विषय हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें पुलिस भी राज्य सूची का विषय हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें स्थानीय शासन, ये भी राज्य सूची का विषय हो जाएगा। और जो रक्षा है, रक्षा कौन से सूची का विषय हो जाएगा? तो ये संघ सूची का विषय हो जाएगा, संघ सूची का विषय हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें कि रक्षा, किस रक्षा की बात की जा रही है? तो जो हमारी सीमाएं हैं, सीमाओं की जो रक्षा है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो इंडियन आर्मी के द्वारा की जाती है। और हमारी जो इंडियन आर्मी है वो किसके अंतर्गत आती है? तो वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। और उस पर जो नियम कानून बना सकते हैं, फिर कौन बना सकते हैं? केंद्र सरकार बना सकती है। तो वो किसके अंतर्गत आती है? तो वो संघ सूची के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें पुलिस राज्यों की होती है, जैसे उत्तराखंड राज्य पुलिस, उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस, यूपी पुलिस, या दिल्ली पुलिस, या मध्य प्रदेश पुलिस, ठीक है। तो ये पुलिस किसकी होती है? ये राज्यों की होती है। तो इस पर नियम कानून भी कौन बनाते हैं? राज्य बनाते हैं। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 14। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 14 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। प्रश्न है कि वन या फॉरेस्ट किस सूची का विषय है? बहुत महत्वपूर्ण है। हमें दिया गया है कि संघ सूची का विषय है, या राज्य सूची का विषय है, या समवर्ती सूची का विषय है, या अवशिष्ट विषय है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट कौन सी सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र भी नियम बना सकता है, यानी संघ सूची के अंतर्गत भी आती है और राज्य सूची के अंतर्गत भी आती है। और ऐसे विषय जो संघ सूची और राज्य सूची दोनों के अंतर्गत आते हैं, या जिस पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं, उसे किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 15 को समझने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही होंगी, और अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और साथ में अगर आप यूटेट 2026 के लिए नया बैच की तलाश कर रहे हैं कि तैयारी कहाँ से करें, तो हमारे सारथी कोचिंग सेंटर से आप क्या कर सकते हैं? यूटेट 2026 की तैयारी कर सकते हैं, या हमारा जो एप्लीकेशन है सारथी कोचिंग सेंटर ऐप, उस पर जाकर आप क्या कर सकते हैं? थ्योरी क्लास में एनरोल करवा सकते हैं और वहां पर बहुत डिटेल से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं प्रश्न नंबर 15। और प्रश्न नंबर 15 भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है कि 42वें संविधान संशोधन, तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ? तो वो 1976 में हुआ, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची से, ठीक है, राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए। यानी कहने का मतलब है कि 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तो 1976 में राज्य सूची से किन विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया?
और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने विषयों को स्थानांतरित किया गया। तो इससे पहले जब हमने प्रश्न किया था उसमें हमने राज्य सूची समझा था, ठीक है। और राज्य सूची में हमने समझा था कि प्रारंभ में कितने विषय थे, 66 विषय थे, और वर्तमान समय में कितने, 61 विषय हैं। तो राज्य सूची से 5 विषयों को, यही पूछा जा रहा है ना कि राज्य सूची से समवर्ती सूची, ठीक है, राज्य सूची से 5 विषयों को कहां, समवर्ती सूची में। तो यहां पर पहले कितने, 66 थे, अब कितने बचे, 61। और इसी प्रकार से हमने समवर्ती सूची समझा था, समवर्ती सूची में हमने समझा था कि पहले कितने विषय थे, तो पहले 47 थे, और वर्तमान समय में कितने हो जाएंगे, वर्तमान समय में 52, ठीक है। तो यहां पर 5 विषय बढ़े और यहां पर 5 विषय घटे। तो यही पूछा जा रहा है कि राज्य सूची से 5 विषयों को किसमें स्थानांतरित किया गया, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वो 5 विषय कौन कौन से थे। यहां से पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर आप जैसे यूटेट के बाद आप एलटी की तैयारी करेंगे या लेक्चरर की तैयारी करेंगे या दूसरे एग्जामों की तैयारी करेंगे, तो वहां के लिए भी ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अगर आप एलटी की भी जो एसएसटी से तैयारी करने चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे द्वारा बहुत जल्दी नया बैच शुरू किया जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। शिक्षा 1 नापतोल, और बी है वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, और सी है न्याय प्रशासन तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन, ठीक है। और डी है सभी। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ये 5 के 5 विषय, पहला विषय हो जाएगा शिक्षा, जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। और दूसरा विषय हो जाएगा वन को भी राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। और तीसरा विषय हो जाएगा नापतोल को भी राज्य सूची से कहां, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें चौथा विषय कौन सा हो जाएगा, चौथा विषय हो जाएगा वन्य जीव एवं पक्षियों का जो संरक्षण है, इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। और पांचवा विषय हो जाएगा जो न्यायालय प्रशासन है, न्यायालय प्रशासन में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर बाकी जितने भी न्यायालय हैं उनका जो प्रशासन है वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। और परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची को थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे। यहाँ से जिस भी प्रकार से आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे तरीके हम समझने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारे यूटेट के लिए जो नए बैच शुरू हो गए हैं, उनमें इसी प्रकार से चीज़ों को बहुत डिटेल से थ्योरी के रूप में समझाया जाएगा। और जैसे मान लो कि हमने जो हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पर हम यूटेट 2026 के लिए क्या करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, पहले हम वहाँ पर थ्योरी क्लास समझाएंगे और फिर यूट्यूब पर हम क्या करेंगे, उसके प्रैक्टिस ऐड करेंगे। और जब हम इस प्रकार से करेंगे तो उससे जो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे सारथी कोचिंग सेंटर का जो एप्लीकेशन है, ऐप है, उसको डाउनलोड करेंगे और हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के जो यूटेट के लिए अलग अलग बैच है, उस बैच पे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तब भी, और अगर आप पेपर 2 एसएसटी या मैथ की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारे कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि 7वीं अनुसूची से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 7वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, शक्तियों का विभाजन है। और शक्तियों का विभाजन भी हमने समझा था कि 3 रूप में किया गया है, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, और दूसरा हमने क्या समझा था, राज्य सूची, और तीसरा हमने समझा था समवर्ती सूची, ठीक है। 3 रूपों में शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। वो यहां पर भी हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब अगर हम बात करें कि संघ सूची में भी हमने समझा था कि इसके अंतर्गत पहले कितने विषय थे, पहले 97 थे, और वर्तमान समय में कितने विषय हैं, तो वर्तमान समय में 100 विषय हैं,
ठीक है। संघ सूची में केंद्र सरकार वर्तमान समय में 100 विषयों पर क्या कर सकती है, नियम कानून बना सकती है। और उनमें से जो महत्वपूर्ण विषय है वो कौन कौन से विषय हो जाएंगे, वो जैसे रक्षा का मतलब हो जाएगा कि जो बॉर्डर की सेवा है या रक्षा है वो इंडियन आर्मी करती है, तो इंडियन आर्मी आ जाएगा। ठीक है। और विदेश नीति के किस देश के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, या किसके साथ मित्रता करनी है, किसके साथ शत्रुता करनी है, और किस देश के साथ संधि करनी है, वो विदेश नीति के अंतर्गत आ जाएगा। तो विदेश नीति कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है, तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसी प्रकार से नागरिकता, यहां से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछेंगे कि जो नागरिकता है ये कौन से सूची के अंतर्गत आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। और इसमें जो नियम कानून बना सकते हैं वो कौन, केंद्र सरकार बनाती है। और केंद्र सरकार भी कहां, संसद में, यहां पर नागरिकता पर क्या बनाए जाते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं। और इसी प्रकार से रेल हो गया, डाक हो गया, और दूरसंचार हो गया, मुद्रा हो गया, या बैंकिंग या आरबीआई हो गया, या जनगणना और यूपीएससी और सर्वोच्च न्यायालय और परमाणु ऊर्जा और आय सीमा शुल्क। ठीक है। आयकर और सीमा शुल्क ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची ही इस पर क्या कर सकती है, नियम कानून बना सकती है, या केंद्र सरकारी इन विषयों पर नियम कानून बना सकती है। ठीक है। अब हम समझने वाले हैं राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो पहले राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय थे, तो पहले 66 विषय थे। और वर्तमान समय में कितने हैं, तो वर्तमान समय में राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। ठीक है। 5 विषयों को यहां से स्थानांतरित करके कहां रखा गया, समवर्ती सूची में। ठीक। अब हम समझने वाले हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं जिस पर राज्य सूची या राज्य सरकारें नियम कानून बना सकती है, जैसे पुलिस, ठीक है, और लोक व्यवस्था। पुलिस के बारे में हम सुनते हैं कि उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस, या इस प्रकार से अलग अलग राज्यों की अलग अलग पुलिसें होती है, तो वो किसके अंतर्गत आती है, राज्य सूची के अंतर्गत। इसी प्रकार से कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, भूमि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, या अस्पताल हो गया, या पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। या जिसे हम स्थानीय सरकार भी कहते हैं, और नगर पालिका हो गया, जेल हो गया, और बाजार हो गया, बाजार मेले हो गया, और मत्स्य पालन हो गया, या पशुपालन हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और इनमें राज्य सरकार क्या कर सकती है, नियम कानून बना सकती है। ठीक। अब हम समझने वाले हैं समवर्ती सूची को, और यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। समवर्ती सूची का मतलब हो जाएगा ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कर सकती है, मिलकर नियम कानून बना सकती है, या जिन पर केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी नियम कानून बना सकती है, उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है, उन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, यहां से बहुत बार पेपरों में प्रश्न पूछा गया है। तो शिक्षा पर केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। इसका सीधा सरल उदाहरण हम देख सकते हैं कि कुछ जो विद्यालय होते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, जैसे सीबीएसई के द्वारा जितने भी विद्यालय चलाए जाते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, और यूके बोर्ड से जितने भी विद्यालय चलाए जाते हैं वो राज्य सरकारों के द्वारा चलाए जाते हैं। अपने उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं, यूके बोर्ड राज्य सरकार, और जो सीबीएसई के द्वारा जो विद्यालय चलाए जाते हैं वो केंद्र सरकार। ठीक है। तो शिक्षा पर राज्य और केंद्र दोनों क्या कर सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं। इसी प्रकार से जो वन है, वन पर भी केंद्र और राज्य दोनों नियम कानून बना सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसी प्रकार से वन्य जीव संरक्षण और नापतोल, विवाह, तलाक, जनसंख्या, ठीक, और नियंत्रण और बिजली, श्रमिक और कल्याण, और आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, किसके दृष्टि से, ये एग्जाम के दृष्टि से। आप किसी भी एग्जाम की यूटेट सीटेट के अलावा तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूटेट और सीटेट के लिए तो है ही है। ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से सीडीपी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर अगर आपने हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के रूप में लिया है, हिंदी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, संस्कृत में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ईवीएस से भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, और एसएसटी में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है। चलिए समझते हैं कि 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, या हम कह सकते हैं कि मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है। और वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। तो ये जो 8 भाषाओं को
जोड़ा गया वो 3 अलग अलग संविधान संशोधनों के तहत जोड़ा गया। 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा सिंधी को किस में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। और इसी प्रकार से 1971 में जो, या हम कह सकते हैं कि 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन होता है उसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, ठीक। और इसी प्रकार से 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। और वर्तमान समय में फिर ये कितनी भाषाएं हो गई, तो ये 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। परीक्षा के दृष्टि से ये भी जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। यूटेट सीटेट के लिए तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में अगर आप यूटेट 2026 के लिए नए बैच की तलाश कर रहे हैं तो हमारे साथी कोचिंग सेंटर के साथ मिलकर आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ में अगर आप किसी भी डाउट है आपको किसी भी प्रकार का कि कैसे बैच लें, ठीक है, और कैसे तैयारी करें, तो आप हमारा ये जो नंबर है इस नंबर को क्या कर सकते हैं, इस नंबर को नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर को आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे और फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।